क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही एएमयू, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते रहते हैं। जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET, CUT, पैरामेडिकल वगैरह वगैरह तैयारियां होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑफलाइन में तो लोकल बच्चे अपने आगे पढ़ाई करते हैं यहाँ पे, लेकिन ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से अलीगढ़ के बाहर किसी भी जगह से, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से या हिंदुस्तान के बाहर किसी भी कंट्री से अगर एएमयू जामिया की अगर तैयारी करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी के एएमयू के क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को ट्रेन करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। हमारे साथ हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो। ठीक है। और साथ ही हम लोग चैनलों पे अपना रिकॉर्ड करके क्लास भी देते हैं, तो जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उनको रिकॉर्डेड क्लास बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है। हम लोग कर रहे थे फिजिक्स क्लास 11 सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशनल मोशन, जो हम लोग कर चुके हैं। लास्ट के थोड़े से टॉपिक बचे हुए हैं और वो भी ख़त्म पे है, तो मैं जो छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए मैं कंप्लीट करके आगे हम लोग न्यूमेरिकल करके ख़त्म पे जा रहे हैं। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो हम लोग करने जा रहे हैं। क्या है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और क्या रिलेशन है, उसके बेस करता हुआ हम लोग पॉइंट्स को बताने जा रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ जैसे लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम में पढ़ा हम लोगों ने। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, लीनियर मोमेंटम में पढ़ा है। ठीक उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम भी होता है। जब कोई बॉडी रोटेट कर रहा होता है तो उस वक्त जो उसका एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम का जो रिलेशन होता है L इज इक्वल टू I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। तो ये जो है एंगुलर वेलोसिटी ये कंजर्व रहता है, यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर। अब क्या है, कैसे लिखेंगे, क्या बताया कि व्हेन एन एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी इज जीरो, यानी एक बॉडी पे अगर एक्सटर्नल जो टॉर्क लगता है तभी तो बॉडी रोटेट करता है। फोर्स लगता है तो बॉडी मूव करता है, टॉर्क लगता है तो रोटेट करता है। तो जब बताते हैं कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क किसी बॉडी पे जीरो लग रहा है तो ऐसे कंडीशन में उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है। तो मैं एक लाइन लिख के थोड़ा सा रिलेशन लिखता हूँ। क्या दे रखा, व्हेन द एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल torque on a body, on a rigid body, on a rigid body is zero, then the angular momentum is conserved or remain constant, remain constant। क्या मतलब होता है, जो टॉर्क होता है dl/dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, dl एंगुलर मोमेंटम को दिखाते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। अगर टॉर्क जीरो है तो कैसे लिखेंगे, dl/dt इज इक्वल टू जीरो। और क्या देखा गया, जब भी किसी कांस्टेंट टर्म को टाइम के टर्म में या किसी चीज के टर्म में अगर कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट कर तभी जीरो होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज जीरो। तो यहाँ पे ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब जो है ना ये L जो है ना कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, कंजर्व है। ठीक है। दिस सिंप्लाइज दैट एंगुलर मोमेंटम L remain conserved
रिमेन कंजर्व्ड, ठीक है ना। पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, L1 इज इक्वल टू L2, जितना पहले का मोमेंटम होगा उतना ही बाद का मोमेंटम होगा। मोमेंटम जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ये बराबर होते हैं, क्या है, ये दोनों इक्वल आते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं एक एक करके कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेस पे उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। ये जैसे दे रखा है एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसमें कुछ एग्जाम्पल मैं लिख के बता रहा हूँ। जैसे पहला जो दे रखा है ये प्लेनेटरी मोशन, जो प्लैनेट होते हैं जो सन के चारों तरफ मूव करते हैं, वो जो मोशन होता है वो भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को ऑब्जर्व करते हैं। कैसे करते हैं मैं थोड़ा सा फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये हमारा एक सन है, ये सन है, और प्लैनेट जितने भी होते हैं सभी सन के चारों तरफ रोटेट करते रहते हैं। तो जैसे मान लो हमारा अर्थ है, अर्थ हमारा प्लैनेट है और सन के चारों तरफ घूमता है, तो उसका जो ऑर्बिट बनाया गया है शेप के हिसाब से, उसका एलिप्टिकल ऑर्बिट है ये, एलिप्टिकल ऑर्बिट, एलिप्टिकल ऑर्बिट है ये। इसमें क्या है, सन जहाँ पे है उससे कभी तो अर्थ बहुत करीब आ जाता है और कभी अर्थ बहुत दूर चला जाता है, ये कितनी बात में। तो यहाँ पे देखिए ये जो है अर्थ है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालते हैं इस अर्थ का, तो अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2, ये अर्थ को अगर हम स्फेरिकल मान लेते हैं तो 2/5 mr², ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे भी निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, 2/5 mr²। ये r' ले लेते हैं, ये ए पोजीशन ले लेते हैं, ये बी पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट बी, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट ए पोजीशन। अब यहाँ पे देखिए ये 2/5 m, ये तो सेम है, इसका मास, अर्थ का मास तो उतना ही रहता है, लेकिन ये जो r है ये दूर है यहाँ से, तो r² की वजह से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, 2/5 mr²। तो r ज़्यादा है यहाँ पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे r जो है ना कम है, यहाँ से यहाँ तक r' ले लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस कम है, तो यहाँ पे 2/5 m सेम है, मगर r' का वैल्यू कम है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कम आएगा, तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कम होगा। तो क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट ए इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट बी। तो बी पे जो है, ए पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। कंजर्वेशन के हिसाब से क्या है कि अगर I1 IA ओमेगा ए, ठीक है, IB ओमेगा बी, ठीक। अब क्या कि एंगुलर मोमेंटम जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए पे ये ज़्यादा है वैल्यू, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो जब ये ज़्यादा होगा तो ये एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगा, और ये एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है यहाँ पे, तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, और जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है उसका एंगुलर वेलोसिटी कम है। तो अर्थ का अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर वेलोसिटी नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी दफ़ा रिवॉल्व करेगा, अपने अपने एक्सिस पे कितनी दफ़ा रोटेट करेगा, तो ये हर जगह बराबर नहीं होता। जहाँ जब वो दूर हो जाता है सन से, जैसे विंटर सीजन में नंबर ऑफ रोटेशन कम होता है अर्थ का, क्योंकि विंटर कब आता है, जब सन से बहुत दूर होता है अर्थ, उस वक्त सर्दी होती है। जैसे आजकल सर्दियों के दिन चल रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड कम है। जब गर्मी में आएंगे, गर्मी में क्या होता है, अर्थ बहुत सन के करीब आ जाता है, तो उस केस में क्या होता है, नंबर ऑफ रोटेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है, फटाफट फटाफट नंबर ऑफ रोटेशन बढ़ते रहता है, कितनी बात में। तो ये प्लेनेटरी मोशन जो है ना एक एग्जाम्पल है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से। कितनी बात समझ में आई है, समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरह से मैं एक दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने लिख रखा है, अ मैन कैरिंग हेवी वेट इन हिज हैंड्स एंड स्टैंडिंग ऑन ए रोटेटिंग टर्न टेबल कैन चेंज द एंगुलर स्पीड ऑफ द टर्न टेबल, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये मैं मिटा दूँ, समझ में आ गया, इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये जो दूसरा एग्जाम्पल, जैसे एक आदमी है और एक टेबल पे खड़ा है,
वो टर्न ऐसे टेबल जो है ना घूमता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, तो रोटेट करता रहता है, ऐसे सर्कल में रोटेट करता रहेगा। तो क्या है कि अगर कोई आदमी अपने हाथ में वजन लेके अगर ऐसे स्ट्रेच कर ले, ऐसे वेट लेके दोनों हाथ में वेट ले ले, तो ये जो मास है और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हमारा सेंटर हो गया, तो इससे ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो जो वेट है वो इतना दूर पे है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा जब ऐसे स्ट्रेच करके रखेगा तो। और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा, आई ज़्यादा होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगा, यानी हल्के हल्के रोटेट करेगा। यानी कि मान लो 5 बार रोटेट कर रहा है, 1 सेकंड में 5 दफ़ा रोटेट कर रहा है, मान लिया। स्ट्रेच करने के बाद उस वक्त जो लोड ले रखा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होने की वजह से नंबर ऑफ रोटेशन कम होगा, जैसे हमने मान लिया 5 दफ़ा है। अब उसी वेट को वहाँ ना करके पास में कर लिया, दोनों वेट को ऐसे रख लिया, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, क्योंकि आर का वैल्यू पहले यहाँ पे आर का वैल्यू ज़्यादा था, एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर का वैल्यू ज़्यादा था। अब यहाँ कर लेंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और डिस्टेंस जो वेट है वो बहुत ही करीब है, तो वो बहुत कम होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो आई कम हो जाएगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, ओमेगा या नंबर ऑफ रोटेशन बढ़ जाएगा। तो अब क्या पता चला कि अब वो पहले तो 5 दफ़ा होता था, अब ये 7 दफ़ा 8 दफ़ा 1 सेकंड में घूम जाएगा, 6 टाइम्स 7 टाइम्स घूम सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि अ मैन कैरिंग हेवी वेट इन हिज हैंड्स एंड स्टैंडिंग ऑन अ रोटेटिंग टर्न टेबल कैन चेंज द एंगुलर स्पीड ऑफ द टर्न टेबल। तो टर्न टेबल का एंगुलर स्पीड चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है स्ट्रेच कर रखा है या फोल्ड कर रखा है। स्ट्रेच करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगा, और फोल्ड कर लेगा तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेच के कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है और एंगुलर वेलोसिटी कम होता है, और फोल्ड के कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाता है, एंगुलर स्पीड कम हो जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, एंगुलर स्पीड ज़्यादा हो जाता है। कितनी बात समझ में? ऐसे बुक में डायग्राम भी बना रखा है। तो ये था सेकंड एग्जाम्पल। मैं 2-3 एग्जाम्पल और लिखता हूँ यहाँ पे, एक्सप्लेन करता हूँ इसको। समझ में बात आ रही है ये? ठीक है, मैं टोटल लिख नहीं रहा हूँ, बस ऐसे ही समझा रहा हूँ इसको, ठीक। ये तीसरा दे रखा, अ डाइवर जंपिंग फ्रॉम माई स्प्रिंग वुड एग्जिबिट समरसॉल्ट्स इन एयर बिफोर टचिंग द वाटर सरफेस। ये देखा है आमतौर पे हम लोग बहुत सारे जो गेम होते हैं, समर सॉल्ट का गेम वाटर का होता है, तो एक पोंड होता है या पानी का एक पोंड होता है, उसमें ऊपर से जंप करता, तो कैसे होता है, ऊपर एक प्लेट होता है, यानी कि एक फ्लेक्सिबल प्लेट होता है, उसके ऊपर जाके जो समरसोल्ट करने वाला, समरसोल्ट तो देखा होगा, समरसॉल्ट तो वो उस पे ऐसे जाके करते हैं, फिर हवा में जंप कर जाते हैं, और फिर वो पूरे बॉडी को हाथ पैर को एक साथ करते हैं, ऐसे ऐसे नंबर ऑफ टन्स बढ़ा देते हैं, और फिर जब पानी की सरफेस से आते हैं तो स्ट्रेच कर लेते हैं, फिर हल्के से पानी में चले जाते हैं। ये समरसॉल्ट कहलाता है। वो जो हवा में जंप करके ऐसे घूमते हैं, कई दफ़ा घूम जाते हैं, रोटेट कर जाते हैं, तो हाथ पैर को बहुत करीब कर लेते हैं, तो जब करीब कर लेते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। एम आर स्क्वायर जो होता है ना, आर स्क्वायर, तो आर तो जब ऐसे खोल देंगे तो आर ज़्यादा हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगा, हल्के हल्के रोटेट करेगा। और अगर पास कर लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा, नंबर ऑफ रोटेशन बढ़ जाएगा, तो वो जल्दी 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 जल्दी, तो कब जब देखा होगा आप, जब भी देखिए खेल में होता है, तो जब कभी वो नंबर ऑफ रोटेशन ऐसे 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 बढ़ जाते हैं, जब वो हाथ और पैर को दोनों को बहुत करीब कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं समरसॉल्ट। ये डाइव जो डाइव करते हैं पानी के अंदर, वो उसका खेल आता है, कितना न उसी को उसमें काउंट होता है, कौन बहुत अच्छा समरसॉल्ट कर सकता है, जिसका नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा, वो उसको बोलते हैं वो अच्छा समरसॉल्ट करता है, ठीक है ना, जिसका नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा तो, ठीक। तो यहाँ पे ये वाला खेल में भी ये हम लोग देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब स्ट्रेच करते हैं तो कम हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाता है, ठीक है ना। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाता है, यानी टर्न्स कम लेता है, और अगर पास कर लेते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आर का स्क्वायर होता है, तो अगर पास में रहेगा तो आर कम हो जाएगा, यानी बॉडी सेंटर ऑफ मास के पास पहुंच जाता है, और अगर ऐसे स्ट्रेच कर लेगा, पैर भी कर लेंगे, खोल लेंगे, तो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस दूर हो जाता है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है तो वो नंबर ऑफ रोटेशन जो है घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ये भी एग्जाम्पल है एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। इस तरह से देखा, ये आइस स्केटर और बैले डांसर कैन इंक्रीज हर एंगुलर स्पीड बाय फोल्डिंग हर आर्म्स एंड ब्रिंगिंग द स्ट्रेच लेग क्लोज टू द अदर्स। यानी अगर वो स्केटिंग भी होता है, स्केटिंग पे भी डांस होता है, आइस डांस होता है, आइस पे भी डांस होता है, आइस स्केटिंग होता है, रोलर होते हैं उस पर करते हैं इसका वो लेकर स्केटिंग लगाकर। तो स्केटर जो होता है स्केटिंग लगा के जो चलते हैं पैरों पे ऐसे हवा में ऐसे चलते रहते हैं, तो अगर उनको स्पीड बढ़ाना होता है तो हाथ को पास कर लेते हैं, या फिर नंबर ऑफ टर्न करना होता है ज़्यादा से ज़्यादा तो पास कर लेते हैं, हाथ को करीब कर लेते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाता है, या बहुत तेज़ी से टर्न ले लेते हैं ऐसे। और अगर स्पीड कम करना है तो हाथ पैर को खोल देते हैं ऐसे, तो उसका स्पीड कम होने लगता है। ठीक है, तो जब हाथ पैर को स्ट्रेच कर देते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाता है, तो स्लो हो जाता है वो। और अगर घूमना है, ज़्यादा टर्न लेना है, तो उस केस में वो क्या करते हैं, हाथ पैर को बहुत करीब कर लेते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाता है, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाता है, या स्प्रिंग बहुत तेज़ी से करने लगता है। कितनी बात सुन में, ये भी एग्जाम्पल है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और भी दे रखा, मैं लिख देता हूँ, समझा देता हूँ। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल दे रखा है, द स्पीड ऑफ द इनर लेयर्स ऑफ द वाइल्ड विंड इज टर्नाडो इन अ टर्नाडो इज अलार्मिंग हाई। यानी कभी कभी देखा होगा कि हवाओं का ऐसे गोला चलता रहता, खेतों में देखते हैं ना, खेतों में हवा ऐसे वाइल्ड मतलब एक घूम के ऐसे हवा में बहुत मिट्टी हवा घूमते रहता है, देखो तो उसी को हम बोलते हैं वाइल्ड विंड। और उसमें जो है ना बहुत बड़ा चक्कर लगा, बहुत बड़ा चक्कर बनता है ना, तो जो इनर लेयर होता है, जो इनर होता है जहाँ पे बीच में, वो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, जो दूर होती है वो इसकी स्पीड कम होता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके बीच में आने के बाद ना यहाँ तक काफ़ी हेवी हेवी सामान को उड़ा ले जाते हैं वो अपने साथ हेवी सामान को भी, इवन छोटे छोटे चीज़ों को उड़ा ले जाते हैं अपने साथ, वाइल्ड विंड। तो ये भी एक एग्जाम्पल है एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, क्योंकि अंदर में स्पीड ज़्यादा होता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्युनिकेशन स्पीड ज़्यादा होता है, उसमें कोई भी चीज़ आता है तो उड़ के चला जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इनका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से। एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमने बताया भी। अब हम लोग आगे जाते हैं, कुछ इसके कंजर्वेशन के हिसाब से कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, मैं उन न्यूमेरिकल्स को करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं आप क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। ये एक हम लोग क्वेश्चन लिखा है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। क्या है, इफ द अर्थ वेयर टू सडनली कंट्रैक्ट टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस, बाई व्हाट ड्यूरेशन वुड द डे बी डिक्रीज्ड। क्या बताया सवाल में कि जो अर्थ का अभी रेडियस है, अगर वो सडनली उसका रेडियस हाफ हो जाए, जितना भी प्रेजेंट रेडियस है अगर उसके रेस्पेक्ट में वो हाफ हो जाता है, तो अब एक दिन जो अभी हमारे 24 आवर्स का दिन रात होते हैं, कितना घंटा कम हो जाएगा, कितना घंटा कम हो जाएगा। एक दिन जो है अब कितने घंटे का होगा। अगर अर्थ का रेडियस आधा हो जाए तो अब कितने दिन का, कितने टाइम इसका कितने टाइम का तो दिन रात होगा, और कितने घंटे कम हो जाएंगे वो बताना, डिक्रीज वाला टाइम, डिक्रीज टाइम बताना है। ठीक है, करें हम लोग, सवाल समझ में आ गया। ये यहाँ पे जो सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, ये सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा है इसका, अर्थ को तो हम लोग एक स्फीयर मानते हैं, अर्थ को एक स्फेरिकल बॉडी मानेंगे, तो उसका जो रेडियस है अभी प्रेजेंट रेडियस है, प्रेजेंट रेडियस ठीक है ना, ये आर ले लेते हैं। ठीक है, न्यू रेडियस कितना हो जाएगा, न्यू रेडियस हो जाएगा इसका हमारा, न्यू रेडियस आ जाएगा इसका r/2, इसको हाफ कर दिया, r' इज इक्वल टू r'(r/2) कर दिया इसको, न्यू रेडियस। अब क्या है कि अगर अर्थ रोटेट कर रहा है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा अर्थ, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम जो होगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से वो कंजर्व रहेगा, तो उसका L1 L2 दोनों बराबर होगा, चाहे पहले जो जितना रेडियस था उस कंडीशन में जितना मोमेंट ऑफ एनर्जी एंगुलर मोमेंटम था, बाद में भी उतना ही उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, according to
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम L1 यानी पहले जितना एंगुलर मोमेंटम था L2 के बराबर होगा I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, इसके बराबर रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं I1 इंटू 2 पाई अपॉन T1, ये हो जाएगा I2 इंटू 2 पाई अपॉन T2, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अर्थ जो ना एक स्फेरिकल बॉडी है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है 2/5 mr² का होता है। तो आई के लिए हम लोगों ने लिख देते हैं 2/5 mr² ये लिख दिया, और ये आ जाएगा इंटू 2 पाई अपॉन T1। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इतना ही रहेगा 2/5 mr², आर डैश होगा क्योंकि रेडियस जो है ना डिक्रीज किया है, तो नया जो रेडियस है उसका स्क्वायर कर लिया, और ये 2 पाई अपॉन टी के T2 आ गया। ये कितनी बात सुन भाई? ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। ये यहाँ पे जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है इसको हम लोग कई तरीके से लिख सकते हैं। ये 2 पाई अपॉन टी से लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी से लिख सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन दिया रहता है उसके रेस्पेक्ट में ओमेगा को हम लोग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे टाइम को, यहाँ टाइम की ज़रूरत है तो हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट पे चेंज कर दिया। पीछे बहुत सारे क्वेश्चन किया था जहाँ पे आरपीएम दे रखा, रोटेशन पर मिनट दे रखा था, यानी एंगुलर फ्रिक्वेंसी दे रखा था उसका, तो उसको यूज़ किया था न्यू को। ठीक, यहाँ पे समझ में आ गया, ये कोई डाउट तो नहीं, कुछ पूछना तो नहीं है। ये जो स्फेरिकल बॉडी था अर्थ, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², इनिशियली आर था तो उसका r1² कर दिया। यहाँ पे जो है यहाँ पे R2 कर लेते हैं, R2 डैश कर दिया। ठीक है, अब देखिए 2 पाई m कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई m कैंसिल होगा, ये भी 2 पाई, ये 2/5 था, ये कैंसिल होगा, ये m कैंसिल, 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। ये कितनी बात सुन में? तो यहाँ पे r1² अपॉन T1 ऐसे आ जाएगा बच के, और यहाँ पे R2² T2 ये आ जाएगा हमारा। T1 का जो वैल्यू है, जो अभी जो अर्थ का जो रोटेशनल टाइम लगता है एक दिन रात होने में 24 आवर लगते हैं, तो T1 का जो वैल्यू दे रखा है 24 आवर्स है ये। ठीक है, T2 निकालना है, तो T2 का जो फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, T2 इसको यहाँ लाते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, तो R2 अपॉन R1 कॉमन स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर है, कॉमन स्क्वायर कर लिया, इंटू T1 कर लिया। समझ में आया कैसे कर दिया हम लोगों ने? T2 को यहाँ ले गए, T1 को ऊपर ले गए, R1 को नीचे ले गए, तो R2 अपन R1 का कॉमन स्क्वायर कर दिया, T1 ये हमारा वैल्यू डाल दिया। T1 तो हम लोग जानते हैं अर्थ का 24 आवर्स है, और यहाँ पे वैल्यू डालती है। ऊपर से मैं क्वेश्चन को मिटा दूँ थोड़ा सा, ठीक है, इसे मिटा देते हम लोग। यहाँ पे चलते हम लोग देखते हैं T2 क्या है। ये R2 जो है ना, ये R2 जो है, इसको R2 ले लेते हैं, R1 का हाफ है, तो R/2 अपॉन R1/2 R1 का कॉमन स्क्वायर कर देते हैं, ये 24 कर देते हैं। ठीक है, ये R से R कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 24, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 24 मल्टीप्लाई कर दिया, 4 6 24, 6 आवर्स। क्या मतलब हुआ कि अब जो दिन रात होंगे वो 6 घंटे का होगा। अर्थ का अगर रेडियस हाफ कर दिया जाए तो अर्थ पे जो दिन रात होंगे वो 6 घंटे का होगा। जो 24 घंटे का दिन रात होता था अब वो 6 घंटे का होगा। कितनी बात समझ में आई? तो कितना घंटा कम हो गया? 18 घंटे का ड्यूरेशन जो है ना कम हो गया। तो ड्यूरेशन डिक्रीजेस, ड्यूरेशन ऑफ रोटेशन डिक्रीजेस। क्या? 24 - 6 18 आवर्स, यानी कि अब जो है ना 18 घंटे कम हो गए। जो 24 घंटे का दिन रात होता था अब वो सिर्फ 6 घंटे का दिन रात होगा, 18 घंटे कम हो जाएंगे। कब? जब रेडियस हाफ हो जाएगा।
जितना अभी प्रेजेंट रेडियस है, अर्थ का जो रेडियस है अभी कितना है 6400 किलोमीटर है ना, ये उसका हाफ कर देंगे तो 3200 किलोमीटर। तो अगर सडनली अर्थ का रेडियस 3200 हो जाए तो अब दिन रात कितने का होगा, 6 घंटे का हो और 18 घंटे कम हो जाएंगे। तो जो मेन हमारा क्वेश्चन पूछा है वो ये कि कितने घंटे कम हो जाएंगे, एक दिन में कितने घंटे कम हो जाएंगे, तो 18 घंटे कम हो जाएंगे और अब 6 घंटे का दिन रात रहेगा। तो ये दोनों ही सवाल, दोनों ही पार्ट कि अब कितने टाइम का दिन रात होगा, 6 घंटे का दिन रात होगा और कितने डिक्रीज कर जाएंगे, 18 घंटे डिक्रीज कर जाएंगे अगर रेडियस हाफ होता है तो। अच्छा सवाल है, याद रखने वाला सवाल है, ये जनरल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं इसको, कंसेप्ट के हिसाब से इसको लगा के निकाला गया, मगर इसको या ऐसे भी जनरली याद रख सकते हैं हम लोग। ठीक, कितनी बात समझ में आई? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये अगला क्वेश्चन दे रखा है इसका, ये भी अर्थ से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा फर्क है, और देखिए क्या फर्क है, कैसे इसमें क्या दे रखा है ये, what will be the duration of the day if earth suddenly shrinks to its 1/64th of its original volume, mass remaining the same। यानी अर्थ का अगर वॉल्यूम घट के 1/64th हो जाए, मास वैसे ही है, मास उसका वैसे ही है, लेकिन अर्थ अगर कॉन्ट्रैक्ट करके श्रिंक मतलब कम हो जाए, वो कम हो जाए तो वो 1/64 अगर वॉल्यूम हो जाता है तो बताना है कि अब एक दिन का कितना, एक दिन कितने घंटे का होगा, एक दिन कितने घंटे का होगा अगर उसका वॉल्यूम 1/64 हो जाता है सडनली। तो कितनी बात में, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम का रिलेशन लेंगे और वॉल्यूम के रिलेशन के हेल्प से रेडियस देखेंगे कि अब कितना रेडियस हो रहा है ओरिजिनल रेडियस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ओरिजिनल रेडियस के रेस्पेक्ट में कितना वॉल्यूम होगा, रेडियस होगा, वो दिखा रहे हैं। तो क्या बताया कि वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, अर्थ चूंकि स्फेरिकल है तो स्फीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है याद तो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये हम लोग R1 ले लेते हैं इसको, ओरिजिनल जो रेडियस है R1, 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो हमारा अर्थ का वॉल्यूम हो गया, ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब क्या बताया, सडनली जब श्रिंक करेगा तो उसका जो न्यू वॉल्यूम होगा कितना हो जाएगा, आफ्टर shrinking 1/64 the new volume of earth, volume of the earth कितना आ जाएगा न्यू वॉल्यूम, ये हम लोग V2 ले लेते हैं, ये V1 है, ये V1 है ये, ठीक है, ये V2 ले लेते हैं। अब क्या होगा 4/3 पाई R2 क्यूब कर लिया इसको, ठीक है। लेकिन ये जो वॉल्यूम है ओरिजिनल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में 1/64 है, ये जो वॉल्यूम है V2 जो है ओरिजिनल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में 1/64 है। तो क्या लिखेंगे इसको, नाउ V2 इज इक्वल टू 1/64 ऑफ V1, ओरिजिनल जो वॉल्यूम था उसका 1/64 है। अब ये जो है इसका हम लोग रिलेशन V2 का वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं 4/3 पाई R2 क्यूब, और ये आ जाएगा 1/64 और 4/3 पाई R1 क्यूब। ठीक है, 4/3 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, और ये R2 क्यूब जो होगा 1/64, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ R2 क्यूब जो होगा R1 क्यूब अपॉन 64 आ जाएगा। ठीक है, R2 का अगर वैल्यू निकालते हैं तो इसको क्यूब रूट कर देते हैं इसको, ये R2 जो होगा क्यूब रूट ऑफ R1 क्यूब 64, तो R1 क्यूब का तो निकालेंगे तो R1 आ जाएगा, और 64 का जब क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट मतलब कोई नंबर अगर 3 दफ़ा होता है तो एक बार बाहर निकालते हैं, तो 64 का जब फैक्टर करेंगे
तो क्या देखते हैं, 4 × 4 × 4, 4 जो ना 4 जो ना 3 दफ़ा लेते हैं तो 64 हो जाता है। तो हम लोग एक 4 बाहर निकाल लेंगे इसमें से, तो r/4 हो गया। तो अब जो नया रेडियस होगा ये r1/4 के बराबर होगा। ये पहले के ओरिजिनल रेडियस के रेस्पेक्ट में जो नया रेडियस होगा वो r1/4 के बराबर होगा जब वॉल्यूम श्रिंक करके 1/64 हो जाता है। तो ये जो नीचे जो 4 आया है वो 64 का क्यूब रूट आया है। अगर मान लो और कोई दूसरा नंबर होता है जिसका क्यूब रूट लेते तो वो नीचे यहाँ पे आता रहेगा। जैसे मान लो अगर वॉल्यूम जो है 1/125 के बराबर है, 1/125, तो 125 का क्यूब रूट होता है 5, तो यहाँ 5 आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीचे का जो नंबर है कितना टाइम्स वॉल्यूम हुआ है उसी के रेस्पेक्ट में उसका वैल्यू आ रहा है। यहाँ तक समझ में आया। ये तो हम लोग रेडियस का रिलेशन लिख लिया। जैसे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, r2 जो था r1 के बराबर r/2 के बराबर था, अर्थ के रेडियस का हाफ था। यहाँ पे 1/4 है। अब हम लोग लेते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम लोग लेते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से क्या होगा वो लिखते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अर्थ का जो अर्थ स्फेरिकल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, 2/5 mr1²। ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ, स्फेरिकल अर्थ। ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा 2π/t1। टाइम लेना है ना, टाइम निकालना है। इसी तरह से इसका 2/5 mr2², और ये आ जाएगा 2π/t2। कितनी बात सुन में। आगे चले हम लोग, जो कैंसिल हो रहा है उसे काटते 2/5 2/5, m से m कैंसिल हो गया, ये कट गया, 2π कैंसिल होगा। यहाँ r1² हो जाएगा और यहाँ r2² हो जाएगा। t2 का वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं तो t2 जो होगा r2/r1 का होल स्क्वायर इंटू t1, ये आ गया हमारा। ये r2 जो है कितना है, r2 जो है ना r1/4 के बराबर है। तो r1/4 ये तो ऐसे हो जाएगा, अपन r1 हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू टाइम 24 ले लिया, t2 आ जाएगा। r से r कैंसिल हो जाएगा, r1 से 1/16, तो ये कितना जगह t2 इज इक्वल टू 1/16 इंटू 24। 1/4 था ना तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/16 हो जाएगा। 8 2 ज़ा 8 3 ज़ा 3/2, t2 जो है 1.5 आवर्स। क्या समझ में आया। यानी अब जो हमारा दिन रात होगा वो 1.5 घंटे का होगा, 1.5 घंटे का होगा। कुल 1.5 घंटे का दिन रात होंगे हमारे। जो 24 घंटे के दिन रात होते थे वो 1.5 घंटे का दिन रात होगा। ठीक, अगर वॉल्यूम जो है श्रिंक करके 1/64 हो जाता है तो ठीक। अगर ऐसी अगर 1/125 होता तो यहाँ 5 आ जाता है। या फिर मान लो यहाँ पे और कोई वैल्यू होता, जैसे 27 होता, यहाँ पे 1/27 तो यहाँ 3 आता। तो यहाँ पे जो ये जो नंबर है ना, ये इसका यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर लिया गया है। तो जितना भी होगा कोई भी नंबर कितना टाइम वॉल्यूम शेयरिंग कर रहा उसका जो है नीचे यहाँ पे क्यूब रूट लेंगे हम लोग। पहले तो यहाँ पे क्यूब रूट लेंगे, यहाँ से क्यूब रूट लेंगे, फिर यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अगर मैं इसको अरेंज करूँ वॉल्यूम के टर्म में तो एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे जो r1/4 आया है, ये 4 कहाँ से है, ये 64 का आया है। ठीक है ना, और ये क्यूब लिया गया 1/64 का क्यूब लिया गया है, 1/64 का क्यूब लिया गया, फिर उसके बाद स्क्वायर किया गया है।
तो अगर हम लोग एक शॉर्ट में फॉर्मूला लेना चाहें, शॉर्ट का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं यहाँ पे, तो कैसे बनाएंगे? वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम बताते हैं, वॉल्यूम इतना टाइम श्रिंक कर गया, इतना टाइम श्रिंक कर गया, तो अब नया टाइम कितना होगा? ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला बना देता हूँ और इससे आप बहुत आराम से कर सकते हैं 1 मिनट में, शॉर्टकट में। ठीक है, जैसे मैं इसी सवाल को एक शॉर्टकट फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ। T1 जो है, हम लोग T1 जो लेते हैं 1/64 का 2/3 कर लेते हैं इंटू T2, सॉरी T2 जो है 1/64 का 2/3 कर लेते हैं। तो देखिए 1/64 का पहले तो क्यू रूट निकालेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ये क्यू रूट हो गया, इसका फिर स्क्वायर कर लेते हैं और ये T1 का वैल्यू 24 है ये। ठीक है, ये 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/16 हो जाएगा, ये 24 आ जाएगा और फिर 3/2 आ जाएगा। इस तरह से कितनी बात समझ में आई? तो क्या समझ में आया कि इस केस में जब कोई अर्थ को श्रिंक करते हैं तो कितना वॉल्यूम उसका, श्रिंक का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, सुकर जाना, छोटा हो जाना, छोटा हो जाना। तो जब वो छोटा हो जाएगा तो कितना टाइम्स उसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट कर गया, जितना टाइम्स उसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका 2/3 का पावर लगा दिए और T1 यानी जो अर्थ का 24 आवर्स का डे नाइट होता है उससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा नया टाइम आ जाएगा, कितना टाइम में दिन रात होगा। तो ये एक बहुत ही शॉर्टकट फॉर्मूला ले लीजिए। ठीक है, समझ में आ रही है? तो हम ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लिए। अगर मान लो मैं इसको मिटाता हूँ, मैं 1-2 और क्वेश्चन इसी तरह से ओरल करा के दिखाता हूँ। ठीक है, कंपटीशन में करेंगे तो उतना टाइम तो होगा नहीं ना। जैसे कंपटीशन में आते हैं अगर ऐसे सवाल कि वॉल्यूम कंट्रैक्ट हो जा रहा है इतना टाइम्स का, अब नया जो वॉल्यूम है इतना है, तो अब नया टाइम टेबल कितना होगा? तो जैसे हम लोगों ने 1/64 दे रखा है, अगर मान लो V2 जो है V1/27 हो जाता, यानी 1/27, 1/27 अब V1 के बराबर है अगर मान लो, तो ये जो है ना इतना हमारा चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो नया जो टाइम आएगा T2 जो आएगा 1/27 का 2/3 पावर लगा दिए और T1 यानी कि 24 से मल्टीप्लाई कर दिए, T1 24 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसका जब क्यूब रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो T2 कितना हो जाएगा? ये 1/9 इंटू 24, इतने का दिन रात होगा। ये तो हमने 27 ले लिया हम लोगों ने। ठीक, अगर इसी तरह से ले लिया V2 जो है, मान लो ये 1/125 और V1 के बराबर है, तो T2 कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 1/125 का 2/3 और ये 24 से मल्टीप्लाई करो। डायरेक्ट हम श्रिंक करने का ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहे हैं। T2 जो होगा 125 का क्यूब लेंगे तो 5 आएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 125 आ जाएगा, तो 24/25 ऐसे इसका आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई? 24/25। ऐसे ही आगे और भी हो सकता है, जैसे 216 ले लेते हैं, V2 जो है 1/216 अब V1 होगा, तो T2 कितना हो जाएगा? तो ये 1/216 का 2/3 इंटू 24 ले लीजिए, तो T2 जो होगा 1/6 का 1/36, 6 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा इंटू 24। इस तरह से T2 जो आएगा 12 से कट जाएगा 2/3, इतने आवर्स का होगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे श्रिंक करने के ये सारे हमने मेथड बता दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2/3 का पावर समझ में आए, ये नोट कर लिए, फिर मैं आगे बताता हूँ अगला क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर